नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 2022 के प्रैक्टिस सेट 3 में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। साथियों, सेशन स्टार्ट करने से पहले आप सभी के लिए यहां पर 3-4 यहां पर करंट अफेयर्स के कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए या फिर किसी भी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। करंट अफेयर में वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चन हो जाते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। चलिए पहले हम करंट अफेयर वाला ये चारों क्वेश्चन देख लेते हैं और इसके बाद हम आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि भी हाल ही में किसे देश का नया मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनाया गया है। सुशील अरोड़ा जी के स्थान पर अब जो है राजीव कुमार जी को नया मुख्य निर्वाचन आयुक्त देश का बनाया गया है। ध्यान दीजिएगा, मई में ही कार्यकाल समाप्त हो रहा है और राजीव कुमार जी का कार्यकाल 2025 तक रहेगा। मतलब इन्हीं के कार्यकाल में 2024 का लोकसभा चुनाव कराया जाएगा। पहला क्वेश्चन हो गया, देश का नया मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार जी को बनाया गया है। दूसरा क्वेश्चन आप देखेंगे, अभी हाल ही में किसे उत्तर प्रदेश का नया पुलिस महानिदेशक या फिर डीजीपी बनाया गया है। तो पुराने वाले डीजीपी को हटा दिया गया है, उनके जगह पर देवेंद्र सिंह चौहान को नया डीजीपी या नया पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश का बनाया गया है, देवेंद्र सिंह चौहान। तीसरा प्रश्न है, ट्रिपल टेस्ट क्या है। ये भी हाल ही में चर्चा में रहा। ट्रिपल टेस्ट क्या है, इसमें क्या होता है कि आरक्षण में जितने भी श्रेणियां होती हैं उन सभी श्रेणियों के आरक्षण में इस प्रकार से प्रतिशत कमी या वृद्धि की जाए कि ओवरऑल आरक्षण के 50% की सीमा पार न हो, उसके अंदर ही रहे। इसी को ट्रिपल टेस्ट की व्यवस्था कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पर, अभी हाल ही में किसे श्रीलंका का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है। तो महिंद्रा राजपक्षे जी का इस्तीफा हो चुका है और संकट चल रहा है श्रीलंका में पिछले कई दिनों से, और ये सब आपको बताने की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है। सारी चीज़ों से आप प्रकरण से आप परिचित होंगे। तो रानिल विक्रमसिंघे को श्रीलंका का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है, शपथ दिलाया गया है इनको। रानिल विक्रमसिंघे ये विपक्ष के नेता हैं, पहले भी श्रीलंका के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। और एक लास्ट और करंट अफेयर का आप क्वेश्चन और देख लीजिए, हालांकि ऐसे तो बहुत सारे प्रश्न हो जाएंगे। जैसे आप देखेंगे वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है, 142 से 150वीं रैंक आ गई है। इसी प्रकार से देखेंगे कि खेल महाकुंभ अहमदाबाद में, अमृत सरोवर, देश का पहला अमृत सरोवर कहाँ पे प्रारंभ किया गया है। तो उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में, उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में देश का पहला अमृत सरोवर। प्रदेश का खेल विश्वविद्यालय मेरठ में। ये सभी अभी हाल ही के क्वेश्चन हैं करंट अफेयर्स के, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, वास्को डिगामा कालीकट कब पहुंचा था। सिलेबस को ध्यान में रखते हुए नए पैटर्न के हिसाब से जितने भी सिलेबस के हिसाब से जितने भी टॉपिक हैं, प्राचीन इतिहास हो, चाहे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हो, चाहे भूगोल हो, जितने भी हैं सभी से यहाँ पे प्रश्न इंक्लूड किए गए हैं और आगे प्रश्नों की संख्या बढ़ाई जाएगी और प्रैक्टिस शीट का लेवल भी थोड़ा सा बढ़ाया जाएगा। तो वास्को डिगामा कालीकट कब पहुंचा था। तो वास्को डिगामा कालीकट 1498 ईस्वी में पहुंचा था। उस समय कालीकट वहां के शासक जमोरिन ने इनका स्वागत किया था 1498 में। और पुर्तगाली ये थे वास्को डिगामा। एक का ए इज द राइट आंसर। भारत में सबसे पहले पुर्तगाली आए थे और सबसे बाद में पुर्तगाली ही गए थे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से कॉमनवेल्थ पत्र किसके द्वारा चलाया गया था। 1916 में होम रूल आंदोलन चलाया गया था एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा। होम रूल आंदोलन 2 अलग अलग स्थानों से संचालित किया जा रहा था, बम्बई प्रेसिडेंसी से बाल गंगाधर तिलक और मद्रास प्रेसिडेंसी से एनी बेसेंट। एनी बेसेंट को ही एक और इनको गौरव प्राप्त है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में इनको चुना गया था 1917 कलकत्ता अधिवेशन में। और पहली भारतीय महिला अध्यक्ष अगर पूछा जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तो सरोजनी नायडू 1925 के कानपुर अधिवेशन में। तो ध्यान दीजिएगा, होम रूल आंदोलन के समय 1916 में ही कुछ प्रमुख पत्र चलाए गए थे बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा, एनी बेसेंट जी के द्वारा। तो कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट जी की
पत्र है, इनका पत्र है। बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा चलाया गया था द मराठा, अंग्रेजी में केसरी, मराठी में। गीता रहस्य इनकी पुस्तक का नाम है, इसे भी आप जानते रहिए। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, महात्मा गांधी जी। और भी कुछ इनकी खास बातें हैं। भारतीय राजनीति में इनका पदार्पण कब हुआ था, किस राजनीतिक आंदोलन से हुआ था, 1917 के चंपारण से। इसके अलावा खेड़ा सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 तक, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से 1934 तक, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। चलिए इसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सी रेखा समानांतर होती है? निम्नलिखित में से कौन सी रेखा समानांतर होती है? तो ध्यान दीजिएगा, ये हमारा ग्लोब हो गया। ये जो रेखाएं होती है ये वाली, मतलब ऐसे सर्कल में ऐसे होती हैं, दूसरी तरफ हम देख नहीं पा रहे हैं, तो आप कोशिश करिए कि यहाँ पर हम दूसरी तरफ देख रहे हैं। ये हमारा हो गया 0 डिग्री अक्षांश रेखा, इसी को भूमध्य रेखा या फिर इसी को हम विषुवत रेखा भी कहते हैं। इसके बाद हम जैसे जैसे ध्रुवों की तरफ बढ़ते जाते हैं तो ये जो डिग्री इनकी होती है ये बढ़ती जाती है, और बिल्कुल 90 डिग्री होने पे हम ध्रुव पे आ जाते हैं। ये 0 डिग्री हो गया, ये हमारा 90 डिग्री अक्षांश हो गया। इसी प्रकार से ये देखिए वृत्त होती हैं सभी, ये सभी वृत्त होती हैं। देशांतर में क्या होते हैं कि ये समानांतर नहीं होती हैं। अब देखेंगे यहाँ पर बीच में जो है इनके बीच की दूरी बढ़ जाती है। देशांतर रेखाएं मान लीजिए ये 2 देशांतर रेखाएं इस प्रकार से हैं। तो इसमें क्या होता है देशांतर रेखाओं में, यहाँ पर देखिए दूरी ज़्यादा है इनके बीच में, यहाँ पर दूरी कम है, यहाँ पर दूरी कम है, यहाँ पर दूरी और भी कम। लेकिन जो अक्षांश रेखाएं होती हैं सभी की सभी समानांतर होती हैं एक दूसरे के। तो केवल यहाँ पे आपका बी वाला राइट आंसर होगा, अक्षांश रेखाएं ये समानांतर रेखा होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कौन सी पंचवर्षीय योजना की अवधि केवल 4 वर्ष थी? ध्यान से देख लीजिए, 1951 में पंचवर्षीय योजना, पहली पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुई थी 51 से लेकर के 56 तक, दूसरी 56 से लेकर के 61 तक, 1956 से 61 तक, तीसरी 1961 से 1966 तक, उसके बाद 1966, 67, 68 और 69 तक, मतलब 3 वर्ष तक आप कह लीजिए, 66, 67, 67, 68, 68, 69, 3 वर्ष जो है योजना अवकाश रहता है, क्योंकि इस समय जो है देश में युद्ध की स्थिति रहती है, आप सभी जानते हैं, चीन का युद्ध, पाकिस्तान का युद्ध, योजना अवकाश हो गया। फिर 1969 से लेकर के 1974 तक, तो ये पहली हो गई 51 से 56, दूसरी 56 से 61, तीसरी 61 से 66, 66 से लेकर के 69 तक योजना अवकाश, चौथी 1969 से 1974। इसके बाद पांचवी देखिए 1974 से 1979 तक। लेकिन यह योजना पंचवर्षीय योजना 1978 में ही समाप्त कर दी गई थी। 1978 में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनती है जनता पार्टी की, जिसमें संगठन के तरफ से मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है। हालांकि वह सरकार 2-2.5 साल ही चल पाई थी। उसके बाद 1980 में पुनः जो है कांग्रेस की सरकार आती है। तो इन्होंने क्या किया था कि इस 5वीं पंचवर्षीय योजना को 1 वर्ष या 1.5 वर्ष पहले ही समाप्त कर दिया था, तो 4 वर्ष ही चल पाए थे। और इन्होंने क्या किया था कि रोलिंग प्लान लागू किया था देश में। रोलिंग प्लान, ध्यान दीजिएगा, अनवरत योजना, रोलिंग प्लान या फिर इसी को बोलते हैं अनवरत योजना, जनता पार्टी की सरकार द्वारा 5वीं पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी को? थोड़ा सा आगे और देख लीजिए। तो ये इनकी सरकार गिर गई 1980 में। तो फिर क्या होता है कि ये क्या करते हैं कि जो योजना होती है ये वाली, इसको जो है समाप्त कर देते हैं 1 साल पहले ही, और 6ठी पंचवर्षीय योजना प्रारंभ कर देते हैं। 5वीं को 1 साल पहले समाप्त कर दिया, 6वीं प्रारंभ कर दिया, और 1983 तक वो योजना चलाई जानी होती है, 78 से लेकर के 83 तक, रोलिंग प्लान के अंतर्गत, जहाँ पे हर वर्ष योजनाएं बनती रहती हैं। लेकिन फिर 80 में इनकी सरकार गिर जाती है। फिर जो है कांग्रेस सरकार आती है, वो क्या करते हैं, फिर से जो है 6ठी पंचवर्षीय योजना को लागू कर देते हैं 80 से 85। तो 6वीं पंचवर्षीय योजना 2 बार लागू की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, कई बार पूछा गया है। कौन सी योजना 1 वर्ष पहले समाप्त कर दी गई या 4 वर्ष ही चली? 5वीं कौन सी योजना 3 वर्ष ही चली? 12वीं 2012 से लेकर के 2017 तक कार्यकाल था। लेकिन 14 में मोदी जी आते हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, 15 से नीति आयोग लागू हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका 6वीं, जिसको 2 बार लागू किया गया, एक बार 78 से 83, दूसरी बार 80 से 85। इसके बाद 85 से 90 7वीं पंचवर्षीय योजना,
फिर 90 से लेकर के 92 तक कोई पंचवर्षीय योजना नहीं। आप सभी जानते हैं कि उस समय देश में आर्थिक संकट आ गया था। 1991 में जो है एलपीजी यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन को लाया जाता है। और उसके बाद फिर जो है 92 से 97, 97 से 2002, 2002 से 2007, 2007 से 2012 और 2012 से 2017, 12वीं पूरी पंचवर्षीय योजना हमने आपको 1 मिनट में समझा दी। अगर आप याद कर पाएँ तो शायद इससे अच्छा आपको यहाँ पे नहीं मिल पाएगा ट्रिक याद करने के लिए। इसी प्रकार से आप याद रख लें और वीडियो को एक बार आप फिर से चाहे तो रिपीट करके सुन लें। मैं चलूँगा यहाँ पे अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए इसके बाद, भारतीय संविधान निर्माताओं के मन तथा आदर्शों की झलक कहाँ मिलती है संविधान में? बहुत आसान सा प्रश्न है। प्रस्तावना में, प्रीएम्बल में, इसी को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं प्रीएम्बल। ठीक है। मूल अधिकार 6 हैं कुल, अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक। नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से लेकर के अनुच्छेद 51 तक भाग 4 में, मूल अधिकार भाग 3 में है। स्वतंत्र न्यायपालिका भी है देश में अपने, जिसका विचार अमेरिका के संविधान से लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए इसके बाद, कार्बोहाइड्रेट शरीर में किस रूप में संचित होता है? तो कवक में और मनुष्यों में कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज के रूप में नहीं बल्कि ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है। कहाँ संचित होता है मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में? यकृत में, लीवर में। और आवश्यकता पड़ने पर यही यकृत क्या करता है? ग्लाइकोजन का विखंडन करके पुनः ग्लूकोज देता है शरीर को, जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। क्लियर है सभी को यहाँ तक? क्वेश्चन नंबर 6 का बी इज द राइट आंसर। कवक की जो कोशिका भित्ति होती है किस चीज़ की बनी होती है? काइटिन की। इसको भी आप याद रखें। कवक का अध्ययन माइकोलॉजी, शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी। शैवाल में प्रकाश संश्लेषण होता है क्योंकि उसमें पर्णहरिम पाए जाते हैं, कवक में नहीं होता है। ये भी आप जानते रहिए। विषाणु हो गया, सजीव निर्जीव की बीच की कड़ी है। इसी प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे हम प्रैक्टिस सेट में करवाते रहेंगे। अभी प्रश्नों की संख्या कम है लेकिन आगे प्रश्नों की संख्या बढ़ाई जाएगी। तो बस हमें यहाँ पर आप सभी से सिर्फ इतना सपोर्ट चाहिए कि आप लोग प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए हमें आपसे। लाइक करना हो आपकी इच्छा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कर दीजिएगा। अगर आपकी इच्छा करे तो आप वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आप सभी को आगे भी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी, वीडियोज़ भी आपको प्राप्त होते रहेंगे और ये सेशन आपका एग्जाम तक कंटिन्यूअस चलता रहेगा। हमारा टारगेट है साथियों, हमारा देखिए परसेंटाइल स्कोर आप सभी को पता होगा 99.947 और बहुत ज़्यादा नहीं आपको भागने की ज़रूरत है। बस हम लोग प्रॉपर स्ट्रेटजी के तहत कितना पढ़ना है उसको अच्छे से पढ़ लें एक बार, उसमें कोई क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। 90+ ही परसेंटाइल आपके रहेंगे और उसके ऊपर जितना आप हम कर लें, हमारी मेहनत आपकी मेहनत जितना हम लोग उसके ऊपर आपके स्कोर आ जाएं। और अभी की आप हालत देख ही रहे हैं कि पीईटी कट ऑफ को लेकर के कितना जो है अभ्यर्थी हताश निराश है, जिनको मौका नहीं मिल पा रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताइए जो 41 से पूर्णतः विभाज्य हो। तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 10,000। एक बार चेक कर लेते हैं कि ये 41 से विभाज्य है क्या। मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, थोड़ा सा स्पेस कम है तो आप थोड़ा सा प्लीज़ देख लीजिएगा। 41 से डिवाइड करना है तो पहले यहाँ पे जाएगा 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 8, 2। 8 और 2 माइनस करेंगे कितना बचेगा? यहाँ पर 8 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 0, तो यहाँ पे जाएगा 4 और यहाँ पे हो गया 16, 6 और यहाँ पे 1 बचा, फिर वापस से 0 आएगा। यहाँ पे आप अब 4 नहीं ले जा पाएंगे, अब यहाँ पे आप 3 लेकर जाएंगे तो 3 और यहाँ पे हो गया 12, कितना बचा? 7 और यहाँ पे बचा 3, 37 बचा। ध्यान दीजिएगा, जब भी आपको घटाना हो, जैसे कहीं पर घटाने की आपको आवश्यकता पड़े तो हम क्या करते हैं, डायरेक्टली जो शेषफल बचता है इसी को घटा लेते हैं डायरेक्टली। जैसे अगर यहाँ पर ये होता कि 5 अंकों वाली कंडीशन नहीं होती, सिर्फ ये होता कि 10,000 संख्या में कितना घटाएं कि यह 41 से विभाज्य हो जाए। तो 10,000 में से हम 37 माइनस कर देंगे, जो संख्या प्राप्त होगी वो 41 से डिवाइड होगी। या सिर्फ ऐसे होता है कि 10,000 में क्या जोड़ दें कि वह संख्या 41 से डिवाइड होगी। तो हम क्या करते हैं, इस 41 में से 47 को माइनस करेंगे, कितना बचेगा? 4 बचेगा। तो इस 4 को हम ऐड करेंगे, इसमें आपको प्राप्त होगा 10,004। ये संख्या आपकी जो है 41 से पूर्णतः डिवाइड होगी।
अगर घटाने वाली कंडीशन होगी, हम डायरेक्टली शेषफल को घटाते हैं, जोड़ना होता है तो इसको हम पहले भाजक में से शेषफल को माइनस करके जो प्राप्त होता है उससे घटाते, उससे हम उसको हम माइनस करते हैं, मूल संख्या में से उसको हम जोड़ते हैं, माफ़ी चाहूँगा। घटाने के लिए हम डायरेक्टली घटाते हैं, जोड़ने के लिए भाजक में से इसको माइनस करके जो प्राप्त होता है उसको जोड़ते हैं, और यह संख्या जो है अब 41 से डिवाइड होगी। क्योंकि हमें यहाँ पर कंडीशन क्या है कि संख्या 5 अंकों की रहनी चाहिए और सबसे छोटी हो तो 10,000, ये सबसे छोटी 5 अंकों की संख्या, इससे कम हम आ नहीं सकते। इसके बाद थोड़ा सा 10,001 करेंगे, 10,002 करेंगे, 10,003 करेंगे, 10,004, तो ये डिवाइड होगी 41 से, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इसके बाद महान का विलोम शब्द बताइए। महान का विलोम शब्द हो जाएगा तुच्छ। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। मिसचीव्स, इसका मतलब होता है शरारती, उदंडी, नटखटी, और आपसे पूछा गया है यहाँ पे एंटोनिम यानी विलोम शब्द पूछा गया है, तो सिनोनिम एंटोनिम से प्रश्न आना ही आना है। तो यहाँ पर इसका हो जाएगा राइट आंसर सी, हेल्पफुल। इसके बाद देखिए, आज के सेशन का लास्ट प्रश्न और एक प्रश्न आप सभी के लिए है, होमवर्क के लिए, जिसको आपको बताना है कमेंट करके, और अगले सेशन में उसको हम करा देंगे। किस राज्य द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को सबसे पहले अपनाया गया था? 2 अक्टूबर 1959 बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था। सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिले में सबसे पहले प्रारंभ किया गया था। इसके बाद जो है आंध्र प्रदेश का नंबर आता है, और 1992 में 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक ढांचा प्रदान किया गया। 243 अनुच्छेद 243 के सब अनुच्छेद में इसकी व्यवस्था है, अनुसूची 11 में इसका प्रावधान है। रिपीट करके आप फिर से सुन लीजिएगा, और ये आज का प्रश्न है आप सभी के लिए, देख लीजिए और इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट सेशन में इसको हम करेंगे। तो यहाँ पर सेशन समाप्त होता है। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक करके जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, और साथ में सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। वीडियो कैसा लगा ये भी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, कितने प्रश्न आपके सही हुए ये भी आप ज़रूर बताएं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।